हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका ये विद्यार्थी में बहुत बहुत स्वागत है। भाई सब ठीक हो गए? नहीं ठीक हो भाई। अभी तो हम लोग छोड़ के गए थे आपको, अब आप फिर से आ गए। अच्छा हाँ, पाठ हमने शुरू पहले से कर दिया था। पाठ 7 आपका जनजातीय खाना बदोश और एक जगह बने हुए समुदाय। इसके बहुत से विषय हमने पहले से कर लिए हैं, तो भाई जाके जल्दी से देख लीजिएगा अगर आपने विषयों को नहीं देखा है तो इतिहास की बुक से आपके पाठ का विषय कर लेते हैं शुरू। विषय है आपका बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। अब इससे पहले हमने पढ़ा था भाई खाना बदोश के बारे में, बंजारों के बारे में, है ना। उससे भी पहले हमने पढ़ा था जनजातियों के बारे में, आदिवासियों के बारे में। ठीक है, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी जातियां आ गई थी जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है जातियां उर्फ क्या बोला जाता है, सोचिए, सब कास्ट बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते ही हैं हमारे 4 वर्ण हैं। ठीक है, पहले पे आता है ब्राह्मण, दूसरे पे आता है क्षत्रिय, तीसरे पे आता है वैश्य, चौथे पे आता है शूद्र। इन 4 वर्णों के अंदर भीतर लोग, मतलब इसके अंदर घुसने के लिए लोग काफी ज्यादा बेचैन होते थे कि शायद हम इस 4 वर्ण में आ जाए तो हमारी थोड़ी, एक होता है ना जो 4 वर्णों में मतलब कहलाता था ना, इसके अंदर घुसा रहता था, उसकी थोड़ी इज्जत बाकी लोगों से ज्यादा होती थी। अब एक छोटा सा उदाहरण लेके देखते हैं। कक्षा के अंदर जिसके आप कह सकते हैं 95 में से 100 के बीच में सबके नंबर आए, तो वो कितने चुनिंदा 3-4 बच्चे ही होंगे, तो उनको कक्षा से काफी अलग देखा जाएगा। उनको मैम भाई बहुत ज्यादा उनकी प्रशंसा करेगी, उनको चॉकलेट देगी, है ना। तो वैसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये 4 वर्ण है। वर्ण के बाद ये वर्ण 4 खत्म होने के बाद जो जातियां आती है उन्हें सब कास्ट बोला जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में सब कास्ट यानी कि जातियां। तो जातियों के बारे में हम इस विषय में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी नई नई जातियां उभर के आ रही थी, कौन सी नई श्रेणियों को ब्राह्मणों ने बनाया था। ठीक है, लोगों को एक नया नाम मिल रहा था, लोगों को एक नया वर्ग मिल रहा था, वो क्या था। ठीक है, जैसे समाज की जरूरतें बड़ी, नए कौशल वाले लोगों को छोटी जातियों की आवश्यकता थी, या वर्ण में जातियों का उदय हुआ, ब्राह्मण में नई जातियों का भी उदय हुआ। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि सिर्फ ये वर्ण प्रणाली के बाद छोटी छोटी जातियां बनी, बस आप ये कह सकते हैं कि ब्राह्मणों के अंदर भी जातियां बनी। ब्राह्मण जो सबसे पहले वर्ण में आते हैं, जाति नहीं है वो वर्ण है, सबसे पहला वर्ण में ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मणों में भी अलग अलग जातियां, अलग अलग समूह बने। जैसे कि देखा जाए तो मैं सांडल्य गोत्र हूँ, ठीक है, बाकी कार्य कुंज होते हैं, ये अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग समूह हैं, है तो ब्राह्मण ही लेकिन अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें हम यही बता सकते हैं कि जैसे ही लोग बढ़ रहे थे, लोगों की जरूरतें बढ़ रही थी, तो छोटे छोटे काम करने वाले छोटे छोटे लोगों के कौशल सामने आ रहे थे कि अच्छा आपको काम करवाना है लकड़ी का, ठीक है, मैं राजमिस्त्री हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। एक कौशल आया सामने, एक कौशल को साथ में रखने वाला आया। लेकिन ब्राह्मण सोचते थे ये राजमिस्त्री है, मतलब मिस्त्री का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, तो कौन सी जाति में जाएगा, ये तो सिर्फ साधारण से लकड़ी का काम करता है, मदद तो कर रहा है शहर की काम करके, लेकिन जाति तो उसको देनी पड़ेगी, कोई वर्ग तो देना पड़ेगा। तो इन्हें एक छोटी जाति में डाल दिया गया। ठीक है, तो अलग अलग जातियों का उदय ब्राह्मणों ने किया था। यहीं से हमें पता चलता है कि कुछ, देखिए, ब्राह्मण में जाएगा, क्षत्रिय लोग क्षत्रिय वर्ग में जाएंगे, वैश्य जो व्यापारी होते हैं और जमींदार होते हैं वो वैश्य में जाएंगे, शूद्र कौन होते हैं, सफाई कर्मचारी। बाकी कहाँ गए? बाकी भी तो हैं, बाकी लोहार है, सोनार है, ये सब कहाँ जाएंगे? तो इनके लिए छोटी छोटी जातियां बना दी गई थी। तो अलग अलग जातियों का दर्जा दिया गया था, अलग अलग जातियां दी गई थी। जैसे कि बढ़ाई किसको कहते हैं दोस्तों? बढ़ाई मिस्त्री को कहते हैं। आप कह सकते हो जो लकड़ी का काम करता है ना, या फिर कांच का काम, उसको आकार देना, उसको काट पीट कर एक चीज बना देना, उर्फ कारपेंटर। ठीक है, तो कारीगर हो गए खूबसूरत कलाकृतियां बनाने वाले, लोहार हो गए लोहे का औजार बनाने वाले, लोहे का सामान बनाने वाले, और राजमिस्त्री हो गए। राजमिस्त्री कौन होते हैं? जो बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करते हैं। उन लोगों को एक अलग जनजातीय में डाल दिया गया, उनको एक अलग जाति दे दी। ठीक है, तो यहीं से भाई जाति का निर्माण हुआ था, और ये भी ब्राह्मणों ने ही इसका निर्माण करा था। ठीक है, 11वीं और 12वीं शताब्दी में नए क्षत्रिय
और राजपूत वंश शक्तिशाली बने। कुछ देखिए, देखा जाए तो दूसरे वर्ग में आते हैं क्षत्रिय, पहले पे ब्राह्मण आते हैं, लेकिन ब्राह्मण भी इन क्षत्रियों के अधीन रहते हैं। बोला जाए तो ब्राह्मण, वैसे तो क्षत्रिय ब्राह्मण की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही उन्हें सलाह देते हैं, हर चीज में उनको सही दिशा देते हैं। लेकिन देखा जाए तो क्षत्रिय काफी शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वो शस्त्र में निपुण होते हैं, पराक्रमी होते हैं, उनके पास अच्छा राजगद्दी होता है, राजकोष होता है, सब कुछ उनके पास होता है, राजा बनते हैं। तो 12वीं से 13वीं शताब्दी या 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में राजपूत काफी ज्यादा आगे बढ़ गए थे, शक्तिशाली हो गए थे। और राजपूत कौन सा वर्ग है? क्षत्रिय वर्ग है। तब क्षत्रिय को लेके चलिए कि क्षत्रिय वर्ग काफी क्या हो गया था? बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था, शक्तिशाली हो गया था। तो किन किन लोगों को एक नई जाति में डाल दिया गया, एक नए समूह में डाल दिया गया। ये एक बढ़ई को डाल दिया गया, कारपेंटर उर्फ जो लकड़ी का काम करता है, लोहार को डाल दिया गया, एक अलग जाति दे दी गई, इन सबको एक जाति में डाल दिया गया, ठीक है। और राजमिस्त्री और कलाकार, ठीक है, इन सबको एक छोटी छोटी जाति दे दी। इसके बाद क्या है? वह विभिन्न वंश से संबंधित थे, हुड़, चंदेल, चालुक्य आदि। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? राजपूतों के बारे में बात हो रही है कि वो अलग अलग वंशज से आते थे। हुण, चंदेल, चालुक्य वंशज, ये सब राजपूती वंशज कहलाते हैं दोस्तों। और कई कुलों को माना जाने लगा कि क्योंकि राजपूत ने अपने धन का उपयोग शक्तिशाली राज्यों को बनाने के लिए किया, अन्य शासक विशेष रूप से कृषि क्षेत्र की जगह ले ली। तो ऐसे बहुत से राजा होते थे जो छोटे वर्ग में होते थे शायद, या फिर वो छोटी जनजाति के होते थे, लेकिन वो जब किसी राजा या शासक जो क्षत्रिय होता था उसको मार देते थे या फिर उससे आक्रमण कर देते थे, तो वो भी क्षत्रिय कहला देते थे तो छोटी जाति के, पर वो बाद में उसे हराने के बाद राजा बन जाते थे या क्षत्रिय कहलाते थे। और ये ब्राह्मणों को मानना ही पड़ता था, क्योंकि वो ब्राह्मणों का मुंह बंद करवा देते थे कि ठीक है, भले ही मैं छोटी जाति का हूं, लेकिन अब मैंने एक बड़े राजा को जो क्षत्रिय था उसको हरा दिया है, अब मैं उसकी जगह बैठूंगा तो मैं भी क्षत्रिय कहलाऊंगा। और कुछ लोग ऐसे होते थे कि कुछ लोग होते थे कि 4 वर्णों के अंदर उनको कहते हैं ना भीतर आने का मन करता था, एंट्री लेने का मन करता था, तो वो क्या करते थे, कभी कभार ब्राह्मणों से अलग अलग तरीके के अनुष्ठान करवा के या फिर उनसे सलाह लेकर या फिर उनके सामने थोड़ी सी विनती कर कर खुद को वर्ण प्रणाली के अंदर घुसा लिया करते थे। वो कहते थे कि हमें थोड़ी ऊपरी जाति में डाल दीजिए या फिर हमें वर्णों में डाल दीजिए, 4 वर्ण के अंदर। ऐसा भी होता था कि लोग अपनी जाति को थोड़ा ऊपर कराने की सोचते थे। और क्या, किससे बोलते थे? ब्राह्मणों से। विभिन्न वंश से संबंधित थे ये सारे राजपूत, विभिन्न वंश से। 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के वक्त पे काफी ज्यादा ताकतवर हो गए थे। चालुक्य, हुण, चांडाल, हर तरीके के वंशज से राजपूत आते थे और इस वक्त पे ताकतवर हो गए थे। और ऐसे भी बहुत से क्षत्रिय थे जो क्षत्रिय नहीं थे और उन्होंने खुद को बाद में क्षत्रिय बनवाया था और फिर राजगद्दी पे बैठे थे। सब ब्राह्मण की तरफ से होता था। ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातीय जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गए। कुछ लोग तो ऐसे थे जो जाति व्यवस्था तक में नहीं आते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो वर्ण प्रणाली तो छोड़िए जाति तक में नहीं आते थे। समझ लीजिए ये वर्ण प्रणाली है, इसके बाद जातियां आ जाती है, ठीक है, इसके बाद जातियां आती है वर्ण प्रणाली के बाद। वो जातियों तक में नहीं आते थे, वो दूर दूर तक कहीं भी नहीं आते थे। तो उनको खुद को नामचीन घोषित कराना था। वो मतलब एक होता नहीं, एक जाके बोलना होता मैं इस जात का हूँ, मैं उस जात का हूँ। लेकिन किसी को जात ही नहीं मिली हो तो वो क्या बोलेगा, तुम कौन सी जात के हो, मेरे पास तो जात ही नहीं है। कितना बुरा लगता है सुन के, है ना। तो कुछ लोग जाति व्यवस्था में घुसने के लिए, हिस्सा बनने के लिए ब्राह्मणों से काफी ज्यादा समर्थन लेते थे। उन्हें बहुत ज्यादा बोलते थे कि हमें भी एक जाति दे दीजिए या हमें किसी वर्ण में डालिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, केवल प्रमुख जनजाति ही शासक वर्ग में शामिल हो सकती थी। ये बात भी भाई एक ये शर्त भी रहती थी कि हर कोई ऐरा गैरा जाति में नहीं आ सकता। अगर वो कोई काम करता है, कोई कौशल है, उसमें कुशग्रता है और थोड़ी ऊपरी, मतलब कहते हैं ना, मतलब थोड़ा ऊपर है, थोड़ा प्रमुख है, थोड़ा ठीक है, थोड़ी इज्जत है, थोड़ा घर बार है, ऊपरी जात का है, जात तो भी उसे मिला, मतलब थोड़ा भाई का टोरा ऊपर है, तो वो जाति में डाल दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई मुझे बोले, ऐसी कोई भिखारी आके, मैं ब्राह्मणों भिखारी आके मुझे बोले, वैसे तो मैं ऐसा तो मैं कभी नहीं करूंगी यार, कोई भी भिखारी हो
ऐसे मैं कभी नहीं करूँगी, उसको जातिवादी की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, जस्ट ऐसे ही दिखा रही हूँ मैं आपको कि अगर कोई भिखारी यार बोले मुझे जाति में, मुझे ब्राह्मण वर्ण दे दो, तो ब्राह्मण देगा नहीं देगा ना। तो ऐसा ही होता था। जनजाति बनने की, कोई भी जाति पाने के लिए, कोई भी वर्ण पाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रमुख होना पड़ेगा, यानी कि आपके पास थोड़ा सा पैसा या फिर थोड़ा सा कुछ ऐसा होना चाहिए, कौशल होना चाहिए। या तो आप कारीगर होने चाहिए, मिस्त्री, कुछ तो काम करने चाहिए, तो ही तो आपको जाति में डाला जाएगा, है ना। अगर आप ऐसे ही अरे गरे चले जाओगे, ब्राह्मण को बोलोगे जाति में डाल दो या फिर वर्ण में डाल दो, बिल्कुल नहीं डालेगा, ठीक है। एक बड़ा बहुमत जाति समाज की निचली जातियों में शामिल हो गया। कहीं जनजातीय यानी पंजाब और उत्तर पश्चिम इस्लाम को बहुत पहले ही अपना चुके थे। यहाँ पे बताया कि बहुत एक बड़ा बहुमत जाति, यानी कि इतने बहुत सारी मात्रा में लोग जातियों में शामिल हो गए थे, सबको अपनी एक जाति मिल गई थी, अब लोग जाति में आने लग गए थे। देखिए ये जो 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें आना थोड़ा सा मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये बहुत ऊंचे वर्ण माने जाते थे। क्षत्रिय ब्राह्मण तो बहुत ही ऊंचे वर्ण माने जाते थे। उसके बाद व्यापारी जमींदार आते थे जो इतने बड़े बड़े खेत खलियान रखते थे। तो जाति यानी कि छोटे छोटे पौधे बेचना, कपड़े बनाना, कारीगरी करना, ये सब छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को जातियों में डाल दिया गया था। तो ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लोग तो बहुत सारे थे, बहुत ही सारे, मतलब बहुत सारे थे, और इनको जातियों में डाल दिया गया था। फिर उसके बाद हमें बताया जा रहा है कि उत्तरी पश्चिमी भाग है ना हमारा, भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग हो गया आपका अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ के लोग, और देखिए पाकिस्तान और पंजाब थोड़ा सा सड़क के लग के तो है ना, सबके पास से हमारा बॉर्डर जाता है, ठीक है। तो भाई पंजाब के कुछ हिस्सों में और पाकिस्तान और बलोचिस्तान, ये उत्तरी पश्चिम में पड़ जाता है हमारा, पाकिस्तान, बलोचिस्तान ये सब उत्तरी पश्चिम में पड़ जाता है। तो इन जगहों के लोगों ने बहुत पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया था। बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर चुके थे उत्तरी पश्चिमी भारत के क्षेत्र के और पंजाब के क्षेत्र के। अभी देखा जाए तो पंजाब में प्रमुख मात्रा में पंजाबी ही हैं, ठीक है। लेकिन उस वक्त पे पंजाब में पंजाबी नहीं, उस वक्त पे मुगल शासक था, मुगल शासन हो रहा था। वहाँ पे उस वक्त थोड़े बहुत लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, और वो ये जनजाति, वर्ण प्रणाली, बंटवारा, ये सब कुछ नहीं मानते थे, वो सिर्फ इस्लाम को मानते थे। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादी द्वारा निर्धारित आदेश को स्वीकार नहीं किया। इन क्षेत्रों में यह स्वीकार नहीं करा गया था। उत्तर पश्चिमी भारत और पंजाब के अंदर ये रूढ़िवादी, हिंदूवादी, जो भी ये वर्ण प्रणाली और जनजातीय प्रणाली सब चल रही है, वो सब नहीं मानी जाती थी। पंजाब और उत्तरी पश्चिमी सिर्फ इस्लाम मानता था, और इस्लाम में सब चीजें नहीं होती है, बंटवारा वगैरह, जाति वगैरह नहीं होती है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी भाग देख लीजिए, ये हमारा पूरा, ये मैंने यहाँ पे नक्शा लगाया है, ये हमारा उत्तर पश्चिमी भाग पड़ जाता है। देखिए पंजाब भी उत्तर पश्चिमी भाग में आ जा रहा है, और इसके बाहर आपका पड़ जाता है अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ये सब पड़ जाता है। उत्तरी पश्चिमी भाग इस्लाम कबूल कर चुका था और हिंदू रूढ़िवाद में वो विश्वास नहीं रखता था। इसके बाद जो विषय आएगा वो है नजदीकी से एक तरफ, और इसका होगा आपका अहोम, ठीक है। अहोम, यहाँ पे ये थोड़ा नीचे चला गया है, हम इसको बाद में ठीक कर लेंगे, ठीक है भाई, इसके लिए माफी चाहती हूँ। तो इस वाले विषय में हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे। थोड़ा पानी वानी पीजिए, थोड़ा खा पी लीजिए, मैं भी आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ दूसरे विषय में। एंड बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू। आपको हमेशा भगवान जी खुश रखे, और कभी भी परेशान मत होना, कभी भी चिंता मत करना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये विषय कैसा लगा, और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय, पीस।